हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेकर आए हैं। आज आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 का प्रथम 5 मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3, 6, 9, 12 और 15। बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज। तो 3 के प्रथम 5 गुणज यही हो गया, 3, 6, 9, 12, 15। और इसी का क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज सबको जोड़ लेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। और कितना संख्या है, 5 संख्या है। तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे और सबका योग कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 9, 9, 18 और 18, 12, 30 और 15, 45/5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 5 से 45, 9। तो 3 के प्रथम 5 गुना जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर बी 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का पूछा है, तो 5 गुणज निकाल के उसका जोड़ के एवरेज निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 500 रुपये का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कल आप लोगों को बताए थे कि एक साल का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसमें से निकाल के भी देख सकते हैं कि साधारण ब्याज जैसे निकालना है तो SI निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, P × R × T/100। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है और रेट कितना 10% है और 1 साल के लिए बोला जा रहा है, बाय 100। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 दंग 50 रुपये क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। उसके बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CI = प्रिंसिपल × 1 + रेट बाय 100 पे पावर T, कितने दिन के लिए, -1। तो ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये और उसके बाद फिर 1 + रेट दिया है 10%, 10/100, एक कट जाएगा, 100 से 10 बार में, और कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। तो पावर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 500। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 + 1 11, 11/10 हो जाएगा, पावर 1 -1 हो जाएगा। अब जब इसको बार 500 है तो इसका क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे। तो 500 पावर 1 है तो वही रह जाएगा, 11/10, फिर -500 को 1 से गुना करेंगे, -500। और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 50 × 11 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा और -500 तो कितना निकल जाएगा, CI 50 निकल गया। और SI भी हम लोग 50 निकाल के रखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, CI भी 50 है और SI भी 50 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज CI - SI का अंतर कितना होता है, 0 होता है। जैसे आप लोगों को इस तरह भी बताएं कि 500 रुपये अगर है तो इसका 1 साल का निकालेंगे तो 10% भी निकालें तो क्या हो जाएगा, SI भी यहीं पे निकलेगा 50 और CI भी यहीं पे निकलेगा 50, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि 1 साल का SI और CI का अंतर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या बताएं, जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो वहाँ क्या करेंगे, LCM करेंगे, और जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए वहाँ HCF करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, LCM निकाल लेना है इसका। तो LCM चलिए निकालते हैं, 12, 16 और 18 का। तो 12, 16 और 18 का जो LCM होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 12, 16 और 18 तीनों से विभाज्य होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2 दूनी 4 तिया 12। उसका 16 में हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 18 में क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। और इसमें से 2 4 बार हो जाएगा
और इसमें से 2 इंटू 3 2 बार हो जाएगा। और एलसीएम में क्या बताएं, एलसीएम में वही लेना है जो जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो। तो 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 2 को यहाँ से उठाएंगे, 2 पे पावर 4 हो रहा है। और 3 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या हो रहा है, 3 पे पावर 2 हो रहा है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ 16 इंटू 9, और 16 में कितना हो जाएगा 44 से, तो 144 क्या हो जाएगा। तो 144 वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 12, 16 और 18 से तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर, तो 5 घटाने के बाद 144 आना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट मेरा 144 है, तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा वो संख्या 149 वह संख्या हो जाएगा जिसमें से 5 घटाने के बाद 144 आ जाएगा, और जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य। छोटी से छोटी संख्या बोला था, इसलिए पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 144 छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, और 5 घटाने का बात है तो 5 जोड़ देंगे, तो 149 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 149 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 149 12, 16 और 18 से 5 घटाने के बाद पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ अस्थिर रह गए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बगीचा में 300 पेड़ था और तूफान आने के बाद कुछ पेड़ गिर गया जिसमें से 243 पेड़ ही बचा। तो अब बोल रहा है कि पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है, बोल रहा है कितना प्रतिशत का कमी हुआ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितना पेड़ लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ, 300 पेड़ था, 300 में से 243 बचा, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 300 में 243 जाएगा तो 57 हो जाएगा, मतलब 57 पेड़ का लॉस हो गया। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कि लॉस और बाय टोटल, लॉस बाय टोटल, और परसेंटेज में बोला है तो इंटू 100% कर देंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो लॉस कितना था, 57 पेड़ का लॉस हुआ, और टोटल 300 पेड़ था इंटू 100%। तो चलिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, और 3 से 57, 19 दिया 57, तो टोटल कितना हो गया 19% पेड़ का लॉस हो गया। जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो सबसे पहले लॉस, कभी लॉस या प्रॉफिट जो है उसको निकाल लेंगे और लॉस परसेंट उसका निकाल देंगे। तो 19% पेड़ का लॉस हो गया तूफान आने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए 19% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। तो बताएं कि काम को पूरा करने में ए को और कितने समय लगेंगे। इस प्रकार का 2-4 सवाल बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए इसका जवाब कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। उसके बाद ए और बी का चलिए क्षमता निकालते हैं। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा एक दिन में काम करने का, 10 से भाग दे देंगे, 10 या 30, एक दिन में 3 काम कर सकता है। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे जो आप लोगों को बताया भी है। तो एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना वर्क है, टोटल वर्क 30 है। तो सबसे पहले ए और बी बोल रहा है काम स्टार्ट करता है। तो ए और बी काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी दोनों मिल के काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया, 5 दिन तक साथ काम किया। और ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिला के, ए 3 काम बी 2 काम, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेगा। और 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया। तो टोटल काम कितना कर लिया वो दोनों, टोटल काम 25 काम समाप्त कर दिया। और 30 में से 25 काम समाप्त कर दिया तो कितना काम बचा, 5 काम बचा। और अब बोल रहा है कि शेष जो काम बचा, बताएं कि काम को पूरा करने में ए को और कितने दिन लगेंगे। तो ए को और कितने दिन लगेंगे, यहाँ तक तो 5 दिन दोनों साथ काम किया, और यहाँ से यहाँ तक अब 5 काम बचा। और ये काम करेगा कौन, एक अकेले करेगा। तो ए को कितना दिन लगेगा, 5 काम बचा, और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 5/3 दिन लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से बाद 3, 1 सही कितना हो जाएगा, 2/3 दिन लगेगा। तो ए को टोटल कितने दिन लगेगा, 1 सही 2/3 दिन काम को समाप्त करने में लगेगा। ए का एफिशिएंसी 3 था और टोटल 5 काम था। तो 5 को 3 से भाग दे देंगे। तो उसके बाद इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 1 सही 2/3 दिन लगेगा। ऑप्शन में यही दिया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1 सही 2/3 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो बता भी दिए कि आप लोगों को एक लाइन ले लेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या है। चलिए जो बच्चे इसका सवाल जानते हैं इस तरह का, वो कमेंट करेंगे कि इसका कितना आंसर होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 8 गुना के बराबर है। तो सबसे पहले दो संख्या हम लोग मान लेंगे। तो दो संख्या क्या क्या मान लेंगे, एक संख्या x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। दो संख्या मान लिए और अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y का योग कितना है, x माइनस उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है। तो उनका अंतर का जो है x माइनस वाई का 8 गुना के ही बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे। अब बोला जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और x और y का देखते हैं अनुपात क्या होता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जा रहा है, इधर 8 से गुना कर देंगे तो 8x माइनस 8y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, y को इस पर ले जाएंगे, माइनस में है तो y प्लस 8y और x को उस पर ले जाएंगे 8x माइनस x। तो कितना हो जाएगा इधर 8y प्लस y 9y और बराबर 8x माइनस x 7x हो जाएगा। तो अब पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो x बाय y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y को उस पर ले जाएंगे, 9 बराबर 7x बाय y और 7 को उस पर से इस पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाय 7 बराबर x बाय y। वही अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा x बाय y बराबर 9 बाय 7 आ रहा है। तो इसी को अनुपात बोलता है। या तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर x अनुपात y बराबर 9 अनुपात 7 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है। तो x और दोनों का अनुपात पूछा था। तो x और y मान लिए थे संख्या को, तो उसका दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 9 अनुपात 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 अनुपात 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसके परिमाप कितने होने चाहिए। एक दिन और आपको वर्ग के विकर्ण से संबंधित सवाल बताए थे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। भुजा को हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे तो उससे भुजा से उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर √2 इंटू a हो जाएगा और a भुजा है तो a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 नीचे आ जाएगा तो 20 बाय √2 हो जाएगा। और √2 ऊपर नीचे अगर आप गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से √2 हट भी जाएगा। तो चलिए √2 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 20 √2 और नीचे √2 गुना √2 मतलब √2 का मतलब क्या होता है 2 का आधा। तो आधा आधा 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से 20 10 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा भुजा 10 √2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि उसका परिमाप कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितना है 10 √2 निकला, 10 √2 तो कितना हो जाएगा 10 चौकी 40 √2। तो वर्ग का भुजा कितना परिमाप कितना हो जाएगा 40 √2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ आप लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। ये तो सभी बच्चों को जवाब इसका आना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा होगा, ABCD। विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं ऑड नंबर और सम संख्या को क्या बोलते हैं इवेन नंबर। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, 4 टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। जब आप इवेन प्लस इवेन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवेन ही होगा। और जब ऑड नंबर प्लस ऑड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड भी मिलके क्या हो जाता है इवेन होता है। और जब आप इवेन को ऑड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और जब ऑड को इवेन से जोड़ेंगे इसमें भी क्या हो जाएगा ऑड संख्या हो जाएगा। मतलब जब दो सम संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं तो सम संख्या ही आएगा, और जब दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आएगा। और जब दोनों अलग अलग को जोड़ेंगे विषम सम या सम विषम को तो क्या हो जाएगा
विषम संख्या आएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा, हमेशा विषम ही आ जाएगा। आप कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, जैसे दो सम संख्या देख रहे हैं, जैसे 2 सम संख्या और 4 विषम संख्या, दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 6 भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। और जब किसी विषम संख्या, 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 3 जोड़ लिए और 5 जोड़ लिए, दोनों विषम संख्या, और जब दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 8, ये क्या हो जाता है, ये सम संख्या हो जाता है। और जब एक सम क्या हो जाएगा, 2 और एक विषम को जोड़ेंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा, 5, ये क्या हो जा रहा है, विषम संख्या हो जा रहा है। और जब एक विषम, जैसे 5 प्लस एक सम जोड़ रहे हैं 4, कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है, विषम संख्या हो। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि एक विषम संख्या तथा एक सम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। कल आप लोगों को भी पुल से संबंधित सवाल बताए थे और वहाँ बताए भी थे कि एक खंभा, जहाँ खंभा आएगा तो खंभा का लंबाई को 0 मीटर माना जाता है। इस क्वेश्चन में चलिए निकालते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। और यहाँ पूछा क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रहा है और एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगा इस खंभे को पार करने में, क्योंकि खंभे का लंबाई तो 0 मीटर माना जाता है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 60 किमी प्रति घंटा, इन बोल रहा है हम मीटर पर सेकंड में निकालने हैं और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर पर घंटा को क्या करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना करके। उसके बाद फिर बोल रहा है टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना है, 6 सेकंड दिया हुआ है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया और ये सेकंड हो गया, तो अब क्या होगा, हमारा आंसर मीटर में निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 6 से 18 कटेंगे, 6 तिया 18 और 3 से 60 कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। और 20 गुने 5 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। और 20 पंचे 100 मीटर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 100 मीटर। ध्यान में रखना है कि खंभे का लंबाई 0 मीटर माना जाता है। जब भी पुल और प्लेटफॉर्म रहेगा तो उसका लंबाई डिस्टेंस में जुड़ जाएगा रेलगाड़ी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, सबसे पहले अर्धवृत्त बनाते हैं। अर्धवृत्त क्या होगा, वृत्त का आधा हो जाएगा। तो बोल रहा है 56 सेंटीमीटर व्यास, व्यास किसको बोलते हैं, इस पूरे को व्यास बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ है व्यास, 56 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डायमीटर डी से। तो डी बराबर 56 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 56/2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई r + 2r। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप बोल रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई r। लेकिन इसमें 2r कैसे बढ़ रहा है, परिमाप किसको बोलते हैं, जब इसके चारों कोने से चलकर जहाँ से चले थे वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ तक पाई r हो गया। और ये जो बीच में भाग बढ़ जाता है तो ये डायमीटर 2r हो जाता है। तो यही 2r क्या हो जा रहा है, इसमें परिमाप में अर्धवृत्त में बढ़ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला पाई r + 2r। तो इसको चलिए निकालते हैं। पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r कितना निकला, 28 निकला। और बोल रहा है 2r या तो 2r लिखिए या डायमीटर लिखिए। 2r बराबर ही डायमीटर होता है, एक डायमीटर बराबर 2r होता है। तो डायमीटर कितना है, 56 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 28 कितने बार में कट जा रहा है, 4 बार में कट जा रहा है। 7 चौकी 28 और 22 चौक कितना हो गया, 88 और प्लस 56। और 88 और 56 कितना हो गया, 8 5 13 130 और 8 6 14 144 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला पाई r + 2r होता है और वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आगे की सीट अगले दिन करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। कल आप लोगों का आखिरी क्लास होगा क्योंकि संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो कल आप सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे। धन्यवाद।